हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8वां क्लास करने जा रहे हैं और मैं एक बात बताऊं कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का ये लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे और वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9 वीडियो होगा। आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारी चीज़ करते चलेंगे। अभी फिलहाल ये लास्ट क्लास है, फिर इसके बाद हम लोग विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड संभावित प्रश्न भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अभी फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टॉर्क का व्यंजक निकालना, क्योंकि आपके एग्जाम में टॉर्क का व्यंजक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं और निकालने के लिए भी आते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सीखेंगे। फिर समतल आवेशीय चालक के कारण वहां पे हम लोग विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना सीखेंगे। हमने पतले तार यानी रैखिक के कारण हो गया, गोलीय के कारण सीख लिया, अब केवल समतल के कारण बचा हुआ है, उसको भी सीख लेंगे आज। फिर उसके बाद कूलाम का नियम का सिग्मा को सीखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो दोस्तों हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको एक डायग्राम की जरूरत होगी और वो डायग्राम को हम लोग लिखेंगे भी। सबसे पहले आपको डायग्राम में आपके माइंड में डालना होगा कि मान लिया जाए ये हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके बीच में क्या है दोस्तों, ये पूरा हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर में क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया मेरे भाई, इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइपोल इस तरीके से रख दिया, एक डाइपोल हमने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। डाइपोल पता है ना, पता होगा सर, अब तो सर माहिर हो गए आप लोग। ये हो गया, दूरी पता है 2a से सूचित करते, इतना तो सबको पता ही होगा। लिख दीजिए, अगर दिक्कत है तो लिख देते हैं, दूरी हमारा क्या है 2a है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने व्यंजक को लिखेंगे, जो हमने काम किया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना कि इसको आपको एक नाम दे दीजिए, ठीक है। इसको आप लोग एक नाम दे दीजिए। देखिए इसको हम लोग बी और ए यानी ए बी कह देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये डाइपोल हमारा क्या है, ए बी है, बहुत अच्छा लगेगा, आगे इसका जरूरत होने वाला है। तो लिखेंगे माना कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप सब लोग जानिएगा, ये डायग्राम में ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर आप लोग को समझाने के लिए मैं आप लोग इतना ही डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये क्या है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लिखेंगे माना कि किसी द्विध्रुव को, है ना, माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव हमारा क्या है सर, द्विध्रुव हमारा ए बी है, ए बी ना हमारा द्विध्रुव है। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र, है ना, लिखेंगे द्विध्रुव को किसी बाहरी, है ना, लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, इतना लिखना पड़ेगा, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। बात क्लियर हुई, उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम कहेंगे कि सर क्या इस पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बल हमारा क्या है, सदिश राशि है, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, है ना, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। तो बल बराबर हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, है ना, यानी F बराबर QE होता है फोर्स। तो हम कहेंगे लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा दोस्तों, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस QE, क्योंकि बल हमारा क्या है एक सदिश राशि, इसीलिए इसमें हमको प्लस माइनस को लेकर के चलना होगा। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल है,
ये F1 कह दो, इसको F2 कह दो, ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई। तो यहाँ पर से तो दोनों बल निकल गया। अगर हम कहेंगे कि कुल परिणामी बल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल बल इस विद्युत द्विध्रुव पे क्या लग रहा है ना, कुल बल, कुल कुल बल, परिणामी बल, कुल परिणामी बल को हम लोग F कह देते हैं। कुल परिणामी बल बराबर F बराबर F1 प्लस F2, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू ई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू ई। देखो ये वाला वैल्यू कट के 0 आ जाएगा। यानी कि सर ये तो बात सही है कि विद्युत द्विध्रुव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। तो हमको इसको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, लिखेंगे यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। यहाँ पे लिखेंगे यानी विद्युत द्विध्रुव पर नहीं लग रहा है ना, लिख देंगे यानी विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लग रहा है ना, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। लेकिन टॉर्क लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा मेरे भाई, टॉर्क लगेगा। जब टॉर्क लगेगा सर तो हम लोग जानते हैं या आप लोग जानते होंगे कि टॉर्क बराबर क्या फार्मूला होता है। सबको पता है टॉर्क को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। याद है ये टाउ ऐसे होता है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। तो टॉर्क बराबर फार्मूला होता है बल गुने लांबिक दूरी। आप लोग को पता है, नहीं पता है सर तो ध्यान दे दीजिए। बल गुने क्या होता है, लांबिक दूरी, है ना, लांबिक दूरी। देखिए इन सब प्रूफ को आपको याद करने के लिए इन सबको समझने पड़ेगा। समझने के बाद क्या करिए, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस किया करें। 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बल है तो सर बल तो बता देंगे, बल तो हमको पता है। कोई एक बल ले लीजिएगा, कोई एक बल का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब प्लस क्यू ही है, एक माइनस क्यू है, तो कोई एक ले लीजिए लेकिन मैग्नीट्यूड मोड लगा के, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला तो ऑटोमेटिक प्लस ही है, तो कोई भी एक उठा सकते हैं। लेकिन दूरी कहाँ है, तो दूरी के लिए हमको लांबिक दूरी चाहिए। लांबिक दूरी कहने का मतलब ये पॉइंट हम लोग इसको क्या कहते हैं, सी कह देते हैं। और लांबिक दूरी क्या होगा दोस्तों, लंबवत दूरी। तो ये डाइपोल ऐसे है तो लंबवत दूरी क्या होगा सर, लंबवत दूरी AC है। लंबवत दूरी यानी 90 डिग्री वाला एंगल पे। ठीक है, तो यहां पर से हम कह दें टाउ बराबर Q इंटू ई मल्टीप्लाई AC। बोलिए अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं। तो आप लोग को इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर बुझा रहा होगा कि सर लंबवत दूरी है मतलब कि ये पॉइंट हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये पॉइंट 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है मेरे भाई, हमको पता है कि ये दूरी क्या है, 2a है। ये दूरी क्या है, 2a है। और इसको हम लोग अगर इस वाले एंगल पे रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इसको हम लोग H कहते हैं, याद है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो अगर हम कहेंगे P बराबर फार्मूला, तो याद आनी चाहिए आपको 10वां क्लास वाला बातें कि P बराबर क्या होता है, रूट अंडर H स्क्वायर हाइट एंड डिस्टेंस वाला में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हमको तो B तो पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, छोड़िए B पता नहीं ना है तो हमको याद आना चाहिए, हम लोग एक और चीज लगा सकते हैं कि हमको ये पता है, H पता है। तो H पता है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H, है ना, P/H लिख सकते हैं नहीं, साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है, अगर बात क्लियर है तो यहाँ पर देखिए, यानी क्या पहले हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखना पड़ेगा, दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा होगा।
लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी। सर क्योंकि सी 90 डिग्री है इसीलिए बीच में हम लोग सी को रखते हैं। देख लीजिए सी हमारा 90 डिग्री है, सी हमारा 90 डिग्री, इसीलिए हम लोग सी को बीच में रख दिए हैं। सी में हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ए सी ज्ञात करना है। ए सी, तो ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रहे हमारे माइंड में केवल एक ही होना चाहिए कि हमको ए सी का वैल्यू किसी भी हालत में मिल जाए। तो हम कह देंगे अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ए सी है और कर्ण हमारा क्या है, 2a है। ध्यान दे दीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर को। लंब निकालना है तो साइन थीटा बराबर हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि एच का वैल्यू पता है और पी का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, है ना, पी बाई एच यानी ए सी बटा में 2a। तो सर अगर मैं ए सी बराबर कहूँ आपसे तो आप नहीं मेरे को बता सकते हैं ए सी बराबर 2a इंटू साइन थीटा। एकदम सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने तो बोल दी है। चलो कोई बात नहीं, इतना क्लियर है तो आप लोग को। अब क्या करिए ना, ए सी बराबर वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, ए सी बराबर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्त, समीकरण 1 में रखेंगे। पुट करिए आप लोग पुट करके देखिए क्या आता है, लिख करके पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में ए सी का मान रखने पर ये हमारा व्यंजक देगा सर, और ये जो व्यंजक आएगा वो पार्टिकुलर सब के लिए होगा, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल होगा। रखने पर तो रख दिए, तो हमको टाउ जो मिलेगा, वो क्या मिलेगा सर, Q इंटू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा। इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि आप लोग एक बात याद दिलाएंगे, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है P बराबर, याद दिला रहे हैं। तो यहाँ पर से अगर आप आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर से टाउ बराबर हम लिख सकते हैं, टाउ बराबर ये वाला Q को उठाओ और ये 2, तो क्या बना देगा, P बना देगा। और ये E है तो E रहने दो, और क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दो। ये एंगल क्या है, तो पता है ना एंगल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव का बीच का एंगल है ना। ये थीटा किसके किसके बीच का है, तो यहाँ देख लो थीटा क्या है, ये हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव का एक्सिस है, और ये हमारा डाइपोल का है ना, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, वो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ पर से टाउ बराबर, इसको हम एक और स्टेप में लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर कॉस थीटा रहता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। अगर जिसको नहीं पता है तो नोट में अपना लिख सकता है भाई कि देखो जब भी ए डॉट बी हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, तो इसको हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, वेक्टर वाले में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो तो हम लोग ए बी साइन थीटा लिखते हैं। आई होप इतना बात क्लियर हो। तो जब इसको लिख सकते हैं तो इसको भी इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए P साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा है, तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दें, तो इसको भी P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख दिए। बात समझ में आ गई, यानी द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो क्लियर है। यही हमारा टाउ बराबर व्यंजक आ गया, देन हम लोग लिख देंगे प्रमाणित हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है दोस्तों, टॉर्क का व्यंजक है, लिख देंगे यही टॉर्क का व्यंजक है। बस इसी को आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इतना दूर तक तो आ जाएंगे। सर अब एक कंडीशन ऐसा बनेगा, ठीक है सर आप यहाँ पे कह दिए कि ऐसे है, कभी कभी ऐसा होगा ना सर कि यह एक्सियल होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में ये हमारा विद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल भी हो, तब सर या पूरा 90 डिग्री, इस एंगल पे नहीं सर, पूरा 90 डिग्री हो तब। इस देखो एंगल एक पार्टिकुलर एंगल एक यूनिवर्सल एंगल। अब किसी भी तरह का, अब किधरों भी मुड़ जाए, किधर भी डिजाइन में हो जाए, तो हम लोग तो निकाल सकते हैं टाउ, लेकिन टाउ तो किसी भी एंगल पे अब निकाल सकते हैं सर। ये थोड़ा सा और इधर आ जाए, ये थोड़ा सा और इधर आ जाएगा तो फिर भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सर ये पूरा 90 डिग्री पे आ जाए या पूरा 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री पे आ जाए, तब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो केस लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, है ना।
लिखिएगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई कि जब विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यहां पे लिखेंगे जब विद्युत द्विध्रुव क्या हो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में हो, मतलब कि सर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। मैंने बताया ना कि विद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा तब ना इसके बीच में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये हमारा डाइपोल हो गया। मतलब कि इसी डायरेक्शन में हो गया सर, हो गया ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तब यहां पर से अगर आपसे कहे कि टाउ का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग टाउ बराबर क्या जानते हैं, पी ई साइन थीटा। देन यहां पे लिखेंगे थीटा बराबर 0, तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टाउ 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर से ये फर्स्ट क्लियर हो गया, ठीक है। जब एंगल 0 होगा तब टॉर्क भी 0 होगा, या फिर जब विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र हो, तब 0 होगा। दूसरा केस बनता है यहां पर से, ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम लोग लिखेंगे जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, लिखेंगे जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, है ना। जब विद्युत द्विध्रुव का होगा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं सर, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यही ना। जैसे कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये भी हमारा विद्युत क्षेत्र, इसके बीच में पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब ये हमारा कुछ डाइपोल है, ये क्या सर, ये इस डायरेक्शन में, देखिएगा अगर हम बनाए तो ये विद्युत डाइपोल इस डायरेक्शन में और ये हमारा इस डायरेक्शन में। देखिए हर एक जगह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, हर एक जगह से 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इसके बीच वाले को हम लोग 2a कहते हैं। बात क्लियर हुआ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस सिचुएशन में टाउ बराबर क्या होगा, तो टाउ बराबर सबसे पहले फॉर्मूला याद होगा, पी ई साइन थीटा, है ना, पी ई साइन थीटा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए टॉर्क का व्यंजक क्या है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना, क्रॉस याद रखिएगा, डॉट दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तब यहां पर से रखेंगे थीटा बराबर कितना रखना, 90। तब दोस्तों आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है, पी ई यहां पर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, और यहां पर से क्या हो जाएगा, पी ई, है ना। और यही वैल्यू हमारा क्या होगा दोस्तों, महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। टाउ अगर मैक्सिमम कहे तो एंगल हमारा 90 डिग्री, है ना, या फिर मैक्सिमम होगा कितना, तो P इंटू ई, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुने, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम कहेंगे, ठीक है, इसको मिनिमम कहेंगे, है ना। अब मिनिमम कितना डिग्री पे होगा, तो याद रखेंगे मिनिमम जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा, और कितना होगा, तो 0 होगा। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये केस हमारा क्लियर हो गया। यहां पे कहता है अब अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, आवेशित। अब लिखेंगे, अगला हेडिंग दीजिए आप लोग, आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है, क्या कहता है, आवेशित समतल चालक। तो पहले हमको समतल चालक बनाना होगा। देखिए डायग्राम को समझ जाइएगा, डेफिनेशन इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल डायग्राम का सारा कुछ होता है। ठीक है, तो हमको पहले बेसिक सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाना होगा। तो हम सबसे पहले एक समतल चालक बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समतल सा चालक बना लिए। एक 4 पट्टी की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समतल सा चालक बनाना है पहले। ये देखिए, ये हमारा कुछ चालक है, सतह। ठीक है, 3D है तो 3D बनाने में थोड़ा सा परेशानी होता है। ठीक है, लेकिन बनाएंगे पूरा। अब देखिए, अब हमारा क्या है दोस्तों, सर्किल बनाना भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गौसीय तल मानेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि ये है। आप लोग बढ़िया वाला डायग्राम बनाना ताकि आप लोग को नंबर मिले। ठीक है, ये हमारा कुछ गाइशीय तल है। ठीक है, तो 3D है, थोड़ा सा परेशानी होगा। और ये क्या है दोस्तों, आप सब लोग को ध्यान रहे कि ये क्या है, आवेशित समतल चालक है ना। ये आवेशित समतल चालक है, इस पे पूरा पूरा आवेश है ना, इस पे पूरा पूरा आवेश है। इस बात को नोट रखिएगा, साफ साफ लिखा आवेशित। हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, ये समतल चालक को हम लोग एस कह देते हैं। ठीक है, हम समतल चालक को एस कह देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो हमारा ए और बी है, और ये पॉइंट हमारा सी और डी है, और बाकी कहीं से तो आवेश निकलेगा नहीं। अगर आप देखोगे तो ये हमारा है 90 डिग्री पे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है ना। जब भी हमको निकालना होगा E बराबर, तो हमको पहले तो विद्युत फ्लक्स ही निकालना होगा, तभी ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, लिखना पड़ेगा, माना कि नाम दे दिए S। ठीक है, माना कि S कोई है ना, माना कि S कोई आवेशित समतल चालक है, आवेशित समतल चालक है, जिस पर आवेश है ना, जिस पर आवेश समरूप ढंग से वितरित है। तो ये लिखना जरूरी भी नहीं, क्योंकि आप लोग तो अब तो पता हो गया, आप लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। यहां तक लिखिए कि माना कि एस कोई आवेशित समतल चालक है या सतह है। अब हम क्या किए दोस्तों, हमने क्या किया, एक गाउसीय तल खींचा। कैसा गाउसीय तल है, बेलनाकार है सर, तो उसको भी लिखना पड़ेगा कि हमने एक बेलनाकार गाउसीय तल खींचा। हमने एक बेलनाकार गाउसीय तल खींचा। क्यों सर बेलनाकार काहे खींचे, अभी बताते हैं। बेलनाकार, जिसका जितना जरूरत होगा आपके माइंड में आ जाएगा। हमने नहीं खींचा है, वैज्ञानिक लोगों ने खींचा है। गाउसीय तल, ठीक है सर। बेलनाकार खींचने का रीजन है कि मान लिया जाए
कि ये हमारे सामने ये एक किताब है, ठीक है, ये हमारा एक आवेशित समतल चालक है। तो बताइए ये चार्ज है, ये सतह है और ये सतह, इसका दो सतह रहेगा जब भी रहेगा तो, और ये हमेशा क्या चालक है। तो इस पर अगर आवेश दे रहे तो ये सगरो आगे पीछे सगरो है, ठीक है। तो बताइए आवेश 90 डिग्री पे कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा या फिर पीछे से, देखो ऐसे निकलेगा कलम से, तो ये बेलनाकार ही ना हुआ सर। अब ये इसके मोटा इतना रहेगा बेलन, भले ही यहाँ पे हम पतला ले बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा तो सर बेलन ही रहेगा, निकलेगा है ना, निकलेगा बेलनाकार है तो निकलेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसीलिए हम लोग क्या किए दोस्तों, बेलनाकार लिए हैं। तो आवेश किधर से निकलेगा, इस वाले से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी निकलेगा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से निकलेगा, तीव्रता इधर से ही होगा, जिधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी उधर से ही ना पता लगेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र रेखा जहाँ पे सटा हुआ है वहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे कम है, लेकिन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इतना बात तक क्लियर है। तो लिखेंगे हम लोग कि वक्र सतह, ये वक्र है ना, वक्री तो है, कर्व है ना, वक्र सतह ए बी से होकर गुजरने वाले है ना, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स φ1 का देते हैं, बोले किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। φ1 बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ऑलवेज बात है सर कि विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर जीरो ही हो जाएगा, यानी कि φ1 बराबर कह सकते हैं ई ए कह सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ पर लिख देंगे, थीटा बराबर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। बात क्लियर, इस तरीके से लिख दीजिए। φ1 निकल गया हमारा। अब कहेंगे सर इससे निकल रहा है, पीछू से तो निकलेगा ना, यानी सी डी, क्योंकि चालक है। तो अगला स्टेप में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि वक्र सतह सीडी से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, क्या कह दे इसको, F1 φ1 मान लिए हैं तो φ2 मान ले, और φ2 क्या कहेगा, ई ए कॉस थीटा, और आपको पता है एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या कर देंगे ई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर लिख देंगे ब्रैकेट में करके इस तरीके से, थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो उसको लिखना या ना लिखना बात है, ठीक है। अब लिखेंगे कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स को हम लोग फाई कर देते हैं, और फाई बराबर लिखेंगे φ1 प्लस φ2। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, दोनों ही सेम आया है, एगो आम के एगो आम, दूगो आम। ये लेट इक्वेशन 1 कर दीजिए इसको। हमको गॉस का प्रमेय यूज करना है, लिखेंगे गॉस के प्रमेय से हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक और फाई बराबर ला देंगे, तो लिख देंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, जो विद्युत फ्लक्स है वह आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना है, इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 2E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को E बराबर चाहिए, तो हम E बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बताना, Q बाई, ये A और 2 है तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अच्छा से लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। बोलिए, अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पृष्ठ घनत्व, है ना, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व याद है, आवेश बटा में क्षेत्रफल, ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पर से एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, ई बराबर लिखेंगे क्या, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बगल में लिख देंगे Q बाई ए बराबर होता है सिग्मा, और सिग्मा को हम लोग कहते हैं, है ना, देखो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ, और यही हमारा व्यंजक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट व्यंजक पूछ देता, कहता है ना कि बताइए कि समतल, डायरेक्ट ये कहेगा
डायरेक्ट ये कहेगा। ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो कहेगा कि आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ऑप्शन रहेगा, मालूम ऑप्शन में क्या क्या करेगा। ऑप्शन में कभी 2 गायब कर देगा, कभी सिग्मा को ऊपर और एप्सिलॉन नॉट को नीचे कर देगा। तो याद रखिएगा, अब तो सर आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया सर, है ना। क्यू बाई ए है तो सिग्मा हमेशा ऊपर ही होगा और दुगुना होगा सर एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद है ना, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पूछा जाता है 8.854 इंटू 10⁻12। और यूनिट भी याद रखिएगा, यूनिट भी याद रखना है आप सभी को। क्या होता है, क्या होता है याद रखिएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों। कैसे सर, तो देखो एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 इंटू मीटर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको निकालने के लिए फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही ये चीज़ें हुई थी। अब हम लोग लास्ट टॉपिक आता है, थोड़ा सा है जिससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, उसको भी भूलना नहीं है। तो टॉपिक मतलब हेडलाइन दीजिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, कि कूलाम जो है ना, कूलाम का जो लॉ है वह कहाँ तक काम करेगा। कूलाम के नियम की सीमाएं, अगर टफ करेगा ऑब्जेक्टिव टफ बनाएगा तब यहां से बना सकता है। पहला नोट लिखिएगा, यह बिंदु आवेश के लिए मान्य है ना, यह पॉइंट चार्ज के लिए मान्य है, ठीक है। यह पूरे समतल चालक के लिए मान्य नहीं है, एक बिंदु पर चार्ज होगा। तो यह बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ठीक है। दूसरा बात लिखिएगा, मैंने देखते होंगे ना गुलाम साहब जी कहें कि एगो पॉइंट पे ये चार्ज है, एगो पॉइंट पे ये चार्ज है, तो ये पॉइंट पे ही कहा है, ये नहीं ना कहे कि इस पे सर इस पूरे सतह पर की बात नहीं कि वो पॉइंट पे बात की, इसीलिए लिख दिए कि पॉइंट पे चार्ज है, ठीक है। दूसरा कहता है यह स्थिर वैद्युत है ना, यह स्थिर आवेश के लिए मान्य है, यानी कि आवेश रुका हुआ है तभी के लिए यह मान्य है। अगर आवेश चल रहा है तो वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, तो लिखेंगे यह स्थिर आवेश के लिए मान्य है, यह स्थिर आवेश के लिए मान्य है। स्थिर का मतलब रुका हुआ है। अगला है कि यह इसका जो वैल्यू है 10 के पावर -14 मीटर की कोटि से कम दूरी के लिए मान्य नहीं होगा, है ना। यानी लिखेंगे यह 10 के पावर -14 मीटर की है ना, मीटर की कोटि से कम दूरी, है ना। इससे अगर कम दूरी हो गया, देखो ये बहुत कम दूरी है, 1/10 के पावर 14 है, बहुत कम है, 0.000 कितना मीटर। इससे भी अगर कम दूरी हो गया, कोटि के कम दूरी के लिए मान्य नहीं है। यानी कूलाम का नियम दोस्तों, जो मिनिमम दूरी होगा, जो एकदम सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो दिखेगा ना, वह 10 के पावर -14 तक। सर मैक्सिमम कितना दूरी होगा, तो याद रखिएगा यह दूरी, यह बड़ी दूरी किलोमीटर में मान्य नहीं है, किलोमीटर में मान्य नहीं है, ठीक है। तो और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 909 मीटर रहेगा तो लिख देंगे कि मान्य है। अगर जैसे ही 1000 हो गया तो वह मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यह किलोमीटर में मान्य नहीं है, लेकिन 999 मीटर रहेगा तो मान्य होगा। तो यहाँ से आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी के द्वारा कंप्लीट होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोस्तों कितना वीडियो था, 8 वीडियो था, फिर उसके बाद 9 वीडियो में हम लोग अब आगे वाले चैप्टर को करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे बन जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बाई वीडियो आप लोगों को मिलेगा। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को भी करना है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को भी करना है, तो वो भी वीडियो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप केवल बेहतर तैयारी करते रहिए, पूरा सपोर्ट हम लोग कर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है और सफलता आप ही को मिलेगी मेरे भाई। जब नाम लिया जाता है ना कि फलनवा के बेटा स्टेट टॉपर आया है, कि पूरा जिला जवार में ओकर सबसे ज़्यादा नंबर आया है, तो उस समय जो गौरव होता है ना, उस एक दिन के लिए, उस दिन आप अपने मम्मी पापा को बोलिए कि नहीं पापा पूरा बिहार में हमारे एक रैंक आया है।
उस दिन कहिएगा ना तो उस दिन पापा कहेंगे ना, दिल गार्डन गार्डन में पापा कहेंगे देखो हमारा बेटा इतना रैंक लाया है। उस दिन की खुशी के लिए आपको आज का दिन कुर्बान करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के दिन को कुर्बान करिए, लेकिन उस दिन की जो खुशी आएगी ना मेरे भाई, उस दिन आप कहिए कि नहीं सर उस दिन कर दिए तो कर दिए, लेकिन आज लाइफ बन गया है, ठीक है। तो मिलते इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।